हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ टू प्रेपायर्स। दोस्तों, आज फिर लेके आया हूं मैं आपके लिए 5 एमसीक्यूज जो न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। इसमें दोनों न्यूज़पेपर हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है, द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस। देखिए, मोर और लेस दोनों की न्यूज़ ना ओवरलैप ही करती हैं, है ना। तो इसलिए कोई ज़्यादा फर्क उससे पड़ता नहीं। बात यह है कि आपको आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें से कुछ एमसीक्यूज हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए एमसीक्यूज करते हैं ना, जब हम तैयारी जब एमसीक्यूज के थ्रू करते हैं तो हमारी रिटेनिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू आप यहाँ आपके सामने है, आप इसको पढ़िए। 1 मिनट का आपको मैं टाइम देता हूँ। उस 1 मिनट में देखिए, आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा फिर तो आप इसको इजीली कर भी लोगे। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको पढ़िए और इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो। कई बार ऐसा होता है न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम आर्टिकल को पढ़ के सिर्फ निकल जाते हैं, लेकिन उसको कोशिश नहीं करते कि एक्चुअली में है क्या। जैसे कल एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, सर ये मैं एक एडिटोरियल पढ़ रही थी और उसमें ह्यूमन राइट्स और नेचुरल राइट्स ये कई बार यूज हुए। अब स्टूडेंट क्या होते हैं ना, उसको पढ़ के निकल जाते हैं, उसमें उन्हें उनको ध्यान ही नहीं देते कि इसमें इतना ज्यादा हम लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स। लेकिन आई डोंट थिंक सो कभी किसी, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसने कभी गूगल करने की कोशिश की होगी कि एक्चुअली यार ह्यूमन राइट्स होता क्या है, नेचुरल राइट होता क्या है, फंडामेंटल राइट होता क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनका मीनिंग क्या है। देखिए, अगर आप इन ऐसे कीवर्ड्स को अगर पकड़ के उनको अगर मीनिंग ढूंढने की कोशिश करोगे ना, दैट इज द एक्चुअली द परफेक्ट वे टू रीड योर न्यूज़पेपर। और अगर आप इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे ना, तो मैं बता रहा हूं 50% से ज्यादा प्रेपरेशन आपकी न्यूज़पेपर से ही कवर हो जाती है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। द ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इंटर गवर्नमेंटल, अभी देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग कंट्रीज हैं, जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, ये उनकी एक काउंसिल है, मतलब वो साथ में आते हैं। इट्स लाइक अ ग्रुपिंग, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जिसको बोलते हैं, विद इन द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब। ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब, ओके, ठीक है। द काउंसिल इज मेड अप ऑफ 47 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स विच आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर आपको यूनाइटेड नेशंस का अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है ना, दिस इज द लार्जेस्ट बॉडी एंड दिस इज द मेन बॉडी। सारे के सारे डिसीजन यही लेती है, मेन बॉडी है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी कौन सी है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इंडिया भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है इस टाइम पे। द स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर द ह्यूमन राइट्स काउंसिल आर इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स, ओके, विद मैंडेट टू रिपोर्ट एंड एडवाइज ऑन ह्यूमन राइट्स। देखिए, इसकी एक टीम होती है, और जैसे दुनिया भर में जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस टीम का पार्ट होते हैं। वो देखते हैं कि दुनिया भर में कहाँ कहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे अपनी सजेशंस देते हैं। तो अगर आप इसमें जाओ तो इसमें ऑप्शन 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। तो ये जनरल सी एक इंफॉर्मेशन है जो इस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में आपको दिया हुआ है। 47 मेंबर्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 47 मेंबर्स हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के अंदर तो बहुत सारे कंट्री, जितने कंट्री हैं वो सब यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है ना। लेकिन इसके अंदर सिर्फ 47 ही कंट्रीज हैं, क्योंकि पहले क्या था, पहले यहां पे यूनाइटेड नेशंस काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स था, उसने इसको रिप्लेस कर दिया था। रिप्लेस क्यों किया था? क्योंकि इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। बहुत सारी कंट्री जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती हैं, वायलेशन करने के बावजूद भी वो उस बॉडी का पार्ट थे। लेकिन अभी जो हम लोगों ने नई बॉडी बनाई है, पहले ये थी यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। थोड़ा सा ही फर्क है नाम का, वैसे कुछ नहीं है। UNCHR, दिस वाज द ओल्ड बॉडी। इसको रिप्लेस किया है नई बॉडी ने, क्योंकि पुरानी बॉडी को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। अब ये ह्यूमन राइट क्या होता है? देखिए, ह्यूमन राइट ना कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो इंसान होने के नाते आपको मिलने चाहिए, जैसे एजुकेशन, ठीक है। इट इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन राइट जो आपको पास होना चाहिए। राइट टू हैव अ शेल्टर आपके पास होना चाहिए। राइट टू क्लोथिंग आपके पास होना चाहिए, है ना। वीमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। इससे बोला जाता है ह्यूमन एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू ग्रुपिंग, ये आपके बेसिक एक ह्यूमन राइट्स हैं आपके पास होने। राइट टू मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, है ना। और
फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स ये आपस में ओवरलैप करते हैं। देखिए अपने आप में ये ना बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आपके लिए बता देता हूँ सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए। आज आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहां पे ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। इनमें कौन कौन सी चीजें ओवरलैप करती हैं, कैसे डिफरेंस होता है। नेचुरल राइट जो है वो एक बहुत बड़ी टर्म होती है। नेचुरल राइट के अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है। उसके अंदर में आपका आता है फिर एक ह्यूमन राइट्स, ठीक है। उसके अंदर में आता है फंडामेंटल राइट। सारे के सारे फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट्स और नेचुरल राइट्स नहीं हो सकते, बट ऑल नेचुरल राइट्स, ऑल ह्यूमन राइट्स शुड बी फंडामेंटल राइट। टेक्निकली अगर देखें इंडिया में क्या है, यहां पे फंडामेंटल राइट है, यहां पे आपके यहां पे नेचुरल राइट्स हैं। अब नेचुरल राइट में जैसे आपको बोल दिया गया कि कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए सभी के लिए, क्या ये इंडिया में फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल है, राइट टू एजुकेशन, है ना। एक होता है राइट टू फूड, ये एक नेचुरल राइट है, आपके पास खाने का राइट होना चाहिए, लेकिन क्या ये फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है कि लोकल जो गवर्नमेंट है अलग अलग कंट्री में वहां पे कैसी सिचुएशंस हैं। तो सारे के सारे नेचुरल राइट और ह्यूमन राइट्स जो है वो सबको प्रोवाइड नहीं कराए जा सकते। इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, राइट। चलिए, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ना है। आज आपको मैं एक होम असाइनमेंट देके जा रहा हूँ, करना कुछ नहीं है, गूगल करना है, 10 मिनट लगेगा, आपका एक टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। पॉलिटी का मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेपर 2 में, जीएस में भी, ठीक है। चलिए, तो इसका आगे आपका 1, 2 एंड 3। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ये क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखिए ये वर्ड अगर आपको पता है, इंटर ऑपरेबल मतलब जो जिसको ऑपरेट किया जा सके, उसको मतलब होता है ऑपरेबल। जिसको ऑपरेट ही नहीं किया जा सकता, उसका फंक्शन इतना मुश्किल है कि उसको आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, दैट इज नॉट ऑपरेबल। एंड इंटरऑपरेबल, जैसे एक इंटर यूनिवर्सिटी होती है ना, उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज होते हैं सबका कंपटीशन होता है ना, लाइक विद इन अ ब्रॉडर ग्रुप। तो इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, है ना। आपका यहाँ पे फोरेंसिक होता है, आपका यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन होती है, चार्जशीट होती है, जुडिशरी होती है ना, एविडेंस कलेक्शन एक डिपार्टमेंट होता है ना, प्रोटेक्शन एक अलग होता है ना, जेल अलग होती है, प्रिजन जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है ना। तो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत सारी चीजों को मिला के बना हुआ है। अब इन सारी की सारी चीजों को कंबाइन करना है ताकि जस्टिस सिस्टम जो डिलीवरी है वो बहुत फास्ट हो सके, ये इसका मतलब है। अब कोविड 19 के टाइम में क्या, देखिए पहले तो क्या था, आप आराम से कोर्ट जा सकते थे, पुलिस स्टेशन जा सकते थे, लेकिन कोविड के टाइम में क्या है, लॉकडाउन की वजह से सारी की सारी चीजें रुक गई हैं, जिसकी वजह से जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है ना कहीं वो हार्म हुआ है। तो हमने अभी क्या करना है, हम लोगों ने अभी टेक्नोलॉजी का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जो है कोर्ट की हियरिंग को में अटेंड कर सको, है ना। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी क्रिमिनल के या किसी भी अक्यूज्ड के, वो डॉक्यूमेंट जज तक जो है वो जो ईमेल के थ्रू जा सकें या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जा सकें। ताकि देखिए अब ऐसा नहीं है कि आपके अगर कोर्ट बंद हैं और ट्रांसपोर्टेशन बंद है, जस्टिस नहीं रुकना चाहिए, है ना। उसके लिए जो है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ICJS, इसके बारे में क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आईटीसी एम्स टू इंटीग्रेट, देखिए इंटीग्रेट करना है किस को, CCTNS प्रोजेक्ट विद द ई कोर्ट्स, ई कोर्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स, एंड ई प्रिजन्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रिजन्स डेटाबेस, एंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉनिक जेल कौन सी होती है, प्रिजन कौन सी होती है, ये प्रिजन के डेटाबेस की बात कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस एंड विद द अदर पिलर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जैसे फोरेंसिक वगैरह हो गया, वो दूसरे पिलर्स होते हैं इसके। Data analytics for the forecasting predictive trends in the crime report, region wise, category wise and the basic other parameters for the effective management of the control of the, मतलब देखिए रीजन वाइज कहाँ पे किस तरह के जो क्राइम्स हैं वो ज़्यादा राइज कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, इंडिया में हर रीजन में जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का क्राइम होता हो, कहीं किसी जगह पे रेप के केस ज़्यादा होते हैं, किसी पे डकैती के केस ज़्यादा होते हैं, कहीं पे रोबरी के केस ज़्यादा होते हैं, कहीं पे मर्डर केस ज़्यादा होते हैं। तो रीजन वाइज भी एक डेटा बनाया जाएगा जिसको भी इंटीग्रेट किया जाएगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ में, ठीक है। और क्या कहता है, MIS डैशबोर्ड एंड रिपोर्टिंग ऑफ द FIR केस पेंडेंसी, प्रिजनर स्टेटस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन सर्च एंड केस। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सबको हम लोगों ने आपस में जोड़ना है ताकि जस्टिस सिस्टम फास्ट और तरीके से
डिलीवर हो सके। इंडिया में टेक्नोलॉजी को जुडिशरी और पुलिस वाले ना बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों। अभी भी वहाँ पे बाबा आदम के ज़माने के कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। अगर आप कभी भी पुलिस स्टेशन में जाओ तो आपको देखने को मिलेगा। कभी आप कोर्ट में जाना, एकदम वही पुराने आदम के जो ऐसे टाइपराइटर से खट 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 करते रहते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब पता ही नहीं है क्या होता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी डरे होते हैं। हमें हैकिंग का डर होता है, कहीं कोई हैक ना कर ले, कोई रिकॉर्ड को हैक ना कर ले, है ना, कहीं कोई बदतमीजी ना कर ले, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसकी कोई रिकॉर्डिंग ना कर ले, है ना। बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, स्लो इंटरनेट होता है। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी डरते हैं जज के साथ बात करने में ऑनलाइन, क्योंकि उनको कैमरे से बात करने की आदत नहीं है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो कैमरे से बात करनी रहती है ना। तो ये बहुत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसीलिए हमारा जो जस्टिस सिस्टम है भैया, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलता है। तो इस सिस्टम के अंदर में ऐसा है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि देखिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, ज़माना चेंज हो रहा है ना। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करता है। रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कल भी हम लोगों ने किया था क्लास में, है ना। क्योंकि बिकॉज ऑफ चाइना। देखिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन तो यहां से आने ही आने हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन। जो भी प्लेसेस न्यूज में रहते हैं वहां से क्वेश्चन बनता है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे प्लेसेस इन न्यूज करके एक सीरीज है, जो 10 वीडियो की सीरीज है। आप उसमें जाके जो है पिछले 1-2 साल के इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज को देख सकते हो। वो क्लासेस एक्चुअली मैंने ही की थी, आप देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन, आपको लोकेशन पता होना चाहिए। लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये लोकेशन है, ठीक है, ये लोकेशन है। ये आपका यहाँ पे बांडा सी आ गया, ये आपका यहाँ पे तिमोर सी है, ये आपका आराफुरा सी है, ये आपका बिस्मार्क सी है, ये आपका सोलोमन सी है, ये आपका यहाँ पे जावा सी है, ठीक है, जावा सी। ये आपके यहाँ पे जो है ना, ये सोलोमन आइलैंड्स हैं, सोलोमन आइलैंड्स। ये बिस्मार्क सी है, ये बिस्मार्क आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये है बांडा आर्क, ये बांडा जो है आइलैंड्स हैं। तो ये है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए यहाँ पे जो है, इधर आ गया आपका इंडियन ओशियन, है ना, और इधर आ गया आपका पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पे ये आ गया आपका इधर चाइना, है ना, चांदनी चौक टू चाइना। अब ये जो पूरे का पूरा एरिया है ना, यहाँ पे नेविगेशन को, ट्रेड को सिक्योर करना है, पीसफुल करना है ना। जिसके लिए अमेरिका और उसके फ्रेंड्स जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, है ना, ये लोग चाहते हैं कि ये एरिया पीसफुल बना रहे। लेकिन चाइना की प्रॉब्लम्स आपको सभी को पता है ना, चाइना ही बुली है। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन को लेके काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है, क्योंकि अमेरिका वाले क्या करते हैं, यहाँ से अपने जो है नेवी के जो जहाज हैं उनको क्रॉस करते रहते हैं। ट्रेड वाले नहीं, वो दूसरे वाले, है ना, जिसकी वजह से चाइना के साथ उसका इशू लगातार बनता रहता है। और ये प्रॉब्लम है। अमेरिका कहता है कि मैं इसको इसलिए करता हूं ताकि दुनिया में एक पीसफुल नेविगेशन बना रहे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। चाइना कहता है कि नहीं, तुम मुझे थ्रेटन करने के लिए करते हो। चाइना बोलता है कि न्यू कोल्ड एरा, आप लोग न्यू कोल्ड एरा को जन्म दे रहे हो। एक पहले कोल्ड एरा था ना, कोल्ड वॉर एरा लिख देता हूँ, है ना, विच वॉज बिटवीन अमेरिका एंड रशिया। अभी देखिए, रशिया तो वैसे बेचारा कमजोर हो गया है ना। अभी चाइना के साथ यूएसए का पंगा चलता है। तो यूएस चाइना ये कहता है कि तुम लोग अपने शिप्स को यहाँ पे लेके आते हो खाम खा, तो आप मुझे मेरे साथ पंगे मत लो। आप एक कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट यहाँ पे मत करो, पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। अमेरिका ये कहता है कि तुम पहले से ही पंगे ले रहे हो, इसलिए हम आपको आपकी औकात दिखाना चाहते हैं। इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं ना। ट्रंप ने भी ऐसे ही किया था, अभी मिस्टर बाइडेन भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। आराफुरा सी, तिमोर सी, बांडा सी, सोलोमन आइलैंड, बिस्मार्क एंड दिस इज द जावा सी। तो लोकेशन आपने इसकी देखनी है, तो राइट लोकेशन इज दिस 3421 3421 सोलोमन सी, बिस्मार्क सी, आराफुरा सी एंड तिमोर सी, ठीक है। सोलोमन सी, बिस्मार्क सी, आराफुरा सी एंड तिमोर सी। तो यू नीड टू गो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट वाज द क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़िए, 1 मिनट का टाइम देता हूं, देखिए क्या कह रहा है ये, और उसके बाद आगे चलते हैं। इट इज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। तो जब ये 2020 में रिपोर्ट आई थी तब भी ये न्यूज में थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अभी भी ये कुछ करके न्यूज में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन
एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% आता है जो वो आपसे पूछता है। कोई रिपोर्ट देगा और आपसे ये पूछेगा कि इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है। तो यूनाइटेड नेशन की जो भी रिपोर्ट होती हैं, आईएमएफ की जो भी रिपोर्ट होती हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो भी रिपोर्ट होती हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, कम से कम 15-20 रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए कि इनको कौन पब्लिश करता है। उसकी डिटेल में जाओ या ना जाओ, कम से कम रिपोर्ट का नाम पता होना चाहिए और इसे कौन पब्लिश करता है। इट कैन बी आस्क्ड एंड इट इज एक्चुअली आस्क्ड इन एग्जाम एवरी ईयर। एक दो क्वेश्चन इस यहां से पूछा जाता है। चलिए क्या कह रहा है वो पहली स्टेटमेंट में, इट यूजेस 7 क्लाइमेट इंडिकेटर्स। अच्छा जी ठीक है। टू डिस्क्राइब द चेंजिंग क्लाइमेट, ओके, प्रोवाइडिंग अ ब्रॉड व्यू ऑफ द क्लाइमेट एट द ग्लोबल स्केल। 7 इंडिकेटर यूज करता है, ये आपके सामने है। सरफेस टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक CO2, ओशियन एसिडिफिकेशन, ग्लेशियर्स, ओशियन हीट, sea level, Arctic and Antarctic sea ice extent. These are the 7 indicators which are considered while making this ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ये सातों के साथ इंडिकेटर देखिए क्लाइमेट चेंज को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला है CO2। CO2 सबसे बड़ा विलन है क्योंकि इसको ही हम सबसे ज्यादा रिलीज करते हैं। सारी प्रॉब्लम CO2 से ही स्टार्ट होती हैं। CO2 की वजह से एसिडिसिटी भी बढ़ती है ओशियंस की, इसकी वजह से जो है टेम्परेचर भी बढ़ता है, सी लेवल बढ़ता है, जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट होते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द सेकंड स्टेटमेंट। क्या कहता है, ड्यू टू ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन हैव डिक्रीज्ड इन 2020। अब ये ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती हैं जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, जैसे CO2, मीथेन, है ना। ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ऐसा ये क्या पेंडेमिक की वजह से 2020 में ग्रीन हाउस गैसेज का रिलीज कम हुआ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लोग सोचते हैं कि लॉकडाउन की वजह से और पेंडेमिक की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट सीधा सीधा बोलती है कि इट इज नॉट ट्रू। थर्ड स्टेट में क्या कहते हैं, साइक्लोन एम्फन दैट हिट वेस्ट बंगाल इन 2020 इज द कॉस्टलीस्ट साइक्लोन। बिल्कुल भैया, $14 बिलियन सब इंडियन ओशन के अंदर सबसे महंगा एम्फन है, आया था ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल। और अभी कौन सा आया हुआ है? यास। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओगे कि यास जो है ये नाम कौन सी कंट्री ने दिया था? अभी अरेबियन सी में कौन सा आया था? ताउते, है ना, ताउते। ताउते किसने दिया था नाम? म्यांमार ने दिया था। आप मुझे बताओगे कि यास कौन सी कंट्री ने नाम दिया है? तो दिस स्टेटमेंट तो ये तो ट्रू है। द रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द IPCC। नो, दिस रिपोर्ट, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द IPCC। हालांकि IPCC को भी इट वॉज मेड बाय WMO, बट स्टिल ये जो रिपोर्ट है, IPCC एक्चुअली जो है एक टेक्निकल और साइंटिफिक बॉडी है। साइंटिफिक बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज के साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करती है और उसको किसको देती है? जो UNFCC होता है ना, जो आपको पता होगा रियो सबमिट हुआ था, वहां पे जो कोप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अपनी रिपोर्ट उनको देती है कि देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये साइंटिफिक एविडेंस है, इसके लिए कुछ करो। दैट इज द जॉब ऑफ IPCC। तो यहां पे क्या है, आपका जो स्टेटमेंट है वो है आपका 1 और 3, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि दिस इज नॉट रिलीज्ड बाय द IPCC। तो चौथी स्टेटमेंट तो वैसे ही इनकरेक्ट होगी। इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है, तो ये वैसे ही यहाँ पे खत्म हो गए। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, ड्यू टू द ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। तो सेकंड भी इनकरेक्ट हो गई, तो आपका ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो बचा कौन सा? A वाला, 1 और 3। चलिए, पांचवा क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोमिनिका। देखिए, अभी मेहुल चोकसी जो है, जो पंजाब नेशनल बैंक का कई हजार करोड़ रुपए का लेके भाग गया था, डायमंड की का बिजनेस करता था वो, है ना, भाग गया था। आपको पता ही होगा, चोकसी, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, है ना, बहुत सारे लोग भाग गए हैं भैया। भाग के वो कहाँ गया था? वो गया था कैरेबियन आइलैंड के अंदर, लेकिन अभी उसको यहाँ से पकड़ लिया गया है। एयरपोर्ट के ऊपर ही दबोच लिया उसको हमारी एजेंसीज ने, है ना। डोमिनिका यहाँ पे भाग रहा था, तो इसीलिए न्यूज में है। आपको पता होना चाहिए कि है कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए कि है कहाँ पे और ये काम क्या करता है। ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, तो यहाँ पे उसको पकड़ लिया गया है।
डोमिनिका में। ये जो आइलैंड्स हैं इनको बोला जाता है कैरेबियन आइलैंड। इनका एक नाम और है जिन्हें कहा जाता है एंटीलीज आइलैंड। एंटीलीज आइलैंड, यहाँ पे ये सारे एंटीलीज आइलैंड है। यहाँ पे जो आपका आता है वो आता है लीवर्ड आइलैंड्स, लीवर्ड। और ये वाले जो आइलैंड हैं इनको बोलते हैं विंडवर्ड, विंडवर्ड आइलैंड। यहाँ पे आपका कैरिबियन सी आ गया, यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशियन आ गया, यहाँ आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको आ गया, यहाँ पे आपका ये फ्लोरिडा आ गया। ठीक है, हवाना। ये है यहाँ पे लोकेशन, आपको एक बार इसकी पता होनी चाहिए। तो डोमिनिका आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? दिस इज सिचुएटेड इन अटलांटिक ओशन। भैया इधर अटलांटिक ओशन है, इसके पीछे यहाँ पैसिफिक ओशन है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। डोमिनिका इज एन आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन। इनकरेक्ट, इंडियन ओशन में नहीं है, ये अटलांटिक ओशन में है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो इनकरेक्ट मतलब ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। आंसर बचा हमारा ये वाला। इट इज जियोग्राफिकली सिचुएटेड एज अ पार्ट ऑफ विंडवर्ड आइलैंड। बिल्कुल, आपको देखिए मैंने बता ही दिया कि विंडवर्ड आइलैंड होते हैं, यहाँ पे डोमिनिका है ना, और यहाँ पे लीवर्ड आइलैंड्स हैं। विंडवर्ड चेन इन द लेसर एंटिलीज। ठीक है, ये देखिए इनको बोलते हैं लेसर एंटिलीज, भी इसको बोला जाता है लेसर एंटिलीज नाम है। ठीक है, आर्किपेलागो इन द कैरेबियन सी। द कंट्री इज अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। यह तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब यह है कि ना तो हम आपके हैं ना हम आपके हैं, हम तो सभी के हैं। इंडिया इज ऑल्सो, इंडिया ऑल्सो फॉलोज द नॉन अलाइंड मूवमेंट। इट वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द नाम, इट इज स्टिल अ मेंबर ऑफ द नाम। मतलब ना तो हम अमेरिका की साइड में लेंगे ना हम रशिया की साइड लेंगे। जब कोल्ड वॉर चल रहा था न्यूट्रल थे ये लोग, है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कॉमनवेल्थ नेशन का मतलब ये होता है कि जिनके ऊपर कभी ब्रिटिश का रूल हुआ करता था उनको बोला जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। इंडिया भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहो, आप एमसीक्यूज के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ से हैंडल कर सकते हो इन योर एग्जाम, और पीडीएफ भी दे देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।